नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि संकल्प यात्रा के लिए एक राष्ट्रवादी की तरफ से वीडियो या टीजर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि आसमान में थूकने वालों को ये नहीं पता कि पलट कर थूक उन्हीं के ऊपर गिरता है, करारा जवाब मिलेगा। आखिर वो करारा जवाब क्या है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हम मौजूद हैं और संकल्प यात्रा का मंच यहाँ सजा हुआ है। मेरे साथ में एनसीपी के जो प्रवक्ता हैं महेश तपासी जी, उनसे हम बात करेंगे। तपासी साहब, सबसे पहला सवाल यही कि आखिर वो करारा जवाब क्या है आपकी तरफ से? करारा जवाब तो महाराष्ट्र की जनता ने राज ठाकरे जी के रूप में माना है। जब उनकी पार्टी बनी तो 14 विधायक उनकी पार्टी को महाराष्ट्र ने चुन के दिए जी। आज दुर्भाग्यपूर्ण उनके पार्टी में एक ही विधायक बचा है और शायद वो अगले चुनाव में उनके साथ रहेगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो करारा जवाब मनसे को महाराष्ट्र की जनता दे चुकी है। आज राज ठाकरे जी की सभाओं में निश्चित रूप से लोग आते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसमें से उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके जाना चाहिए उस प्रकार से कुछ होता नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे राज ठाकरे जी कभी नहीं बोले, राष्ट्रीय एकात्मता के मुद्दे पे राज ठाकरे जी कभी नहीं बोले। वो हमेशा दूसरों ने की हुई बातें ही बोलते हैं। और मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अब तो उन्होंने हिंदुत्व की बात कर दी है, पूरा जो देश है उसको अखंड भारत बना दिया है, और पहले मराठी मानुस की राजनीति और अब हिंदुत्व की राजनीति। आपको क्या लगता है, सिर्फ आपने राज ठाकरे को टारगेट किया था या फिर बीजेपी भी कहीं ना कहीं थी, क्योंकि लाउड स्पीकर का मुद्दा तो उन्होंने उठाया था? देखिए, राज ठाकरे जी की भूमिका 2014 में अलग थी जी, 2019 में अलग थी और 2024 में फिर अलग होने वाली है। इस प्रकार के संकेत अभी हमें मिल रहे हैं। तो उनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है ये अब अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि राज ठाकरे जी की स्क्रिप्ट ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लिखी जा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने डायलॉग दिया, अब आप राज ठाकरे जी की जो नमाज के समय मुस्लिम लोग टोपी पहनते हैं, वैसे भी हमने फ़ोटो देखे। इफ्तार के संदर्भ में भी उनकी बातें हमने देखी। पिछले बयानों में जो एकात्मता है उसके ऊपर भी उनकी बातें देखी। तो यकायक ऐसा क्या हो गया कि देश के अंदर सामाजिक ध्रुवीकरण की बात राज ठाकरे जी करने लगे? वास्तव में उनसे अपेक्षित नहीं था कि उनका एक बहुत बड़ी लिगेसी है, प्रबोधनकर ठाकरे जी के वो नाती हैं, होते हैं, तो उनसे ये अपेक्षित नहीं थे। लेकिन ठीक है, राजनीतिक अभी क्या उनकी भूमिका ये आने वाला समय में देश तय करेंगे। लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक पुरोगामी या प्रोग्रेसिव विचारधारा का स्टेट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंडलबाजी, जिसको मराठी में कहते हैं, वो नहीं चलती। लोग आपको सुन जरूर लेंगे, ताली शायद उस समय बजा लेंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो लोग बहुत ही शांतिपूर्वक विचार करते हुए विकास के मुद्दों पर ही चुनाव करते हैं। ये महाराष्ट्र की संस्कृति रही है। संकल्प सभा नाम दिया गया है, कौन से संकल्प लिए जाएंगे, क्या कुछ खुलासा होगा, इसके बारे में भी अगर आप कुछ बता सकें? क्या ये सभा जो है ये 2024 की तैयारी मानी जाए? 2024 आते होते मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के हर जिले में इस प्रकार की सभाएं होंगी। संकल्प हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने का लिया था, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो गई। अब इसको चमत्कार समझिए, पवार साहब की रणनीति समझिए या संजोग समझिए, लेकिन इस प्रकार की हार या इस प्रकार से सत्ता से बाहर निकलना भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हजम नहीं करता है। और इसीलिए पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र की सरकार किस प्रकार से गिरे, रोज नए दावे किए जाते हैं, हर महीने एक नई तारीख दी जाती है, कोई मुहूर्त देखा जाता है। लेकिन कोल्हापुर की भूमि से मैं यह कहूँगा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद महाविकास आघाड़ी सरकार का है, और इसीलिए आज हम माँ जगदम्बा के इस दरबार में आए हुए, कोल्हापुर की इस ऐतिहासिक भूमि में आए हैं, जहाँ से छत्रपति शाहू महाराज का एक ऐतिहासिक निर्णय दलितों को, पिछड़ों को समानता से लेने का संदर्भ में हुआ है। और इसीलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की अवस्था इससे भी खराब होगी, ये हमारा संकल्प है। सवाल ये भी है तपासी साहब कि आपकी सरकार है, 3 पार्टियां एक साथ में मिलकर सरकार चला रही हैं, फिर भी बीजेपी और उनके जो समर्थक दल हैं वो लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, पोलराइजेशन वाला आपने जिक्र किया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, या क्यों ढिलाई बढ़ती जा रही है, या उनको एक टाइम दिया जा रहा है कि आप भी करिए? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी या उनकी बी टीम, सी टीम, जो भी टीम है, उनके पास कोई मसला नहीं है।
वास्तविक देश के अंदर बहुत सारे मसले, महंगाई और बेरोजगारी, ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं। इसके ऊपर ना बी टीम बात करे ना सी टीम बात कर रही है। लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण हो, इस प्रकार की बातें बी और सी टीम के माध्यम से की जा रही है और जो देश के अंदर एक आतंक पैदा करने के लिए, देश के अंदर एक सामाजिक जो सौहार्द था उसको बिगाड़ने की एक कोशिश समझिए वो करने की बात चली है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझदार जनता है, जाति धर्म भेद नहीं रखने वाली जनता है और इसके ऊपर जाके महाराष्ट्र में शांति कैसे रहे वैसे विचार करने वाली जनता हमारी महाराष्ट्र की है। और इसीलिए शायद महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से हमने देखा कि लोग शांति बनाए रखें। भारतीय जनता पार्टी के लोग उकसाने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन आफ्टर हमारे पास पवार साहब जैसे एक नेता है, अनुभवी नेता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हैं, हमारे अजीत दादा प्रशासन को अपनी पकड़ बनाए रखे हैं। तो हम विकास चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को ये निश्चित रूप से विकास हो चुका है कि उनका विकास महाविकास आघाड़ी सरकार ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती और इसी के तहत छटपटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं संक्षिप्त में 2 सवालों के जवाब चाहूँगा। एक तो आपने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ही महाराष्ट्र का विकास करेगी। 2 मंत्री आपकी सलाखों के पीछे हैं, कई लोग राडार पे हैं ईडी और तमाम एजेंसियों के। ये पहला सवाल है। और दूसरा ये है कि महंगाई की आपने बात कही है। महाराष्ट्र में डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं और लगातार बीजेपी आपको टारगेट कर रही है कि आप लोग जो टैक्स लगाते हैं सरकार की तरफ से, सरकारी स्टेट वो कम क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जिन 2 मंत्रियों की आपने बात की उनको पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई की गई। हमारे अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री थे उनसे ऐसे उनके ऊपर आरोप किया गया कि हमने सुना है, मतलब जिन्होंने आरोप किया उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने देखा है, उन्होंने ऐसे कहा अपने खत में कि मैंने ऐसे सुना है कि वो 100 करोड़ रुपए की करप्शन या पैसे ले रहे थे, ऐसा इस प्रकार की हमने बातें सुनी। अब वो तो कोई सिद्ध नहीं हो पा रहा। चांदीवाल कमीशन के आगे भी परमवीर सिंह साहब नहीं गए और इस प्रकार से जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल चलने के लिए इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और आने वाले समय में हमारे अनिल देशमुख जी निश्चित रूप से बरी हो जाएंगे, हमको विश्वास है। नवाब मलिक साहब की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे भी इस प्रकार से जानबूझ के पहले वाला 55 लाख रुपए आपने दिए जी, फिर ईडी ने खुलासा किया नहीं 55 लाख रुपए नहीं 5 लाख रुपए हैं। अब वो ऐसे समय पे दिए जब वो पीएमएलए का कानून नहीं था। पीएमएलए के दायरे में 5 लाख जैसी मामूली रकम आती है क्या, ये पहला प्रश्न है। अब इतना छोटा सा लैंड डीलिंग का मसला है, जिसके पास पावर अटॉर्नी थी उसने वहाँ पे उनके साथ लैंड डीलिंग की। उस समय की सरकार ने आक्षेप नहीं लिया। 2014 से लेके 2019 तक देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तक उन्होंने आक्षेप नहीं लिया। लेकिन जो ही हमारे नवाब मलिक साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी के गलत चीज़ों को केंद्र के स्तर पर उजागर करते रहे तो उनको टारगेट करके उनके ऊपर किसी ना प्रकार का फर्जी मुकदमा चला के उनको टारगेट किया गया। अब इतना 5 लाख रुपए का मसला है, ठीक है, लेकिन चार्जशीट 5000 पेजेस की है, संदूक में भर भर के चार्जशीट लाई जा रही है। मतलब इस प्रकार से उनको आतंक से संबंधित दिखाने का जो प्रयास है वो बहुत ही समय में जो सत्य है, जो सही है, जो हित लोगों के हित में उस प्रकार का सत्य लोगों के सामने आएगा। ये लोग बात राम की करते हैं, प्रभु श्री राम की बात करते हैं, सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सत्य का ही विजय होता है। प्रभु रामचंद्र ये देख रहे हैं और प्रभु रामचंद्र के नाम पे जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सीता माता का शाप इनको लगेगा। महंगाई डीजल पेट्रोल के दाम पे जो टैक्स है वो कुछ कम होने के आसार हैं? डीजल पेट्रोल के दाम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज लगभग 300% बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये केंद्र शासन के आंकड़े। मनमोहन सिंह साहब के समय जो एक्साइज डीजल या पेट्रोल पे था उससे 300 टाइम्स ज़्यादा बढ़ाकर जो क्या बोलते हैं ट्रेजरी है वो भरने का काम मोदी सरकार ने किया। और कौन से स्टेट ने कितना पैसा लेना चाहिए तो वही बता रही है, वही तय कर रहे हैं। वो तय करके एक फॉर्मूला निकाले हैं कि हर स्टेट ने इतना पैसा देना चाहिए। कौन मना करेगा भाई? अगर केंद्र सरकार कह रही है कौन मना करेगा? तो इसलिए दिखाने के दांत अलग हैं, चबाने के दांत अलग हैं। इस प्रकार की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही है। देश के प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से मीडिया से बात ही नहीं करते, क्योंकि मीडिया सवाल पूछेगी, बेरोजगारी के ऊपर पूछेगी,
महंगाई के ऊपर पूछेगी, तो आप मन की बात ज़रूर कीजिए, उसमें कोई नहीं रोक रहा। लेकिन मीडिया के लिए कुछ सवाल हैं जो जनता के माध्यम से या जनता के लिए लोग शायद पूछना चाह रहे हैं, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे। आज कितने लोग आने वाले हैं इस सभा में? कुर्सियां बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं? आप ये समझ लीजिए जितनी कुर्सी है उससे 2 गुना ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि पूरे हाईवे पे अभी जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है, बॉम्बे पूना हाईवे पे, मुंबई पूना हाईवे पे ट्रैफिक जाम लगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हज़ारों गाड़ियाँ बसेज वहाँ से आ रही हैं। विदर्भ से, नागपुर से बड़े पैमाने पे लोग निकले हैं, औरंगाबाद से लोग बड़े पैमाने पे निकले, सातारा सांगली तो पूना नज़दीक ही है। और जो हमारा कोंकण बेल्ट है, कोंकण बेल्ट से जो हमारा रायगढ़, रत्नागिरी, वहाँ से तो कोल्हापुर आना बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, तो वहाँ से भी बड़े पैमाने पे लोग निकले हैं। पूरे कोल्हापुर शहर में लाखों की तादाद में आके माँ जगदम्बा की भूमि है, छत्रपति शाहू महाराज की भूमि है। यहाँ से समानता का और आरक्षण का मंत्र छत्रपति शाहू महाराज जी ने दिया था। माँ जगदम्बा की भूमि है, यहाँ पे उनका आशीष लेके आने वाले समय में इसी रोड के साथ काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे महेश तपासी जी जो बता रहे थे कि तैयारी जो है वो काफ़ी ज़ोरदार है और उम्मीद है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ आएंगे। ग्रैंड रैली बनाने की कोशिश एनसीपी की तरफ से है।